माननीय सदस्यों का माननीय गृह मंत्री ठीक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, मैं अभी भाषण नहीं कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, इनके मुद्दे का जवाब दे रहा हूँ। अब सुनिए खड़गे साहब, प्लीज लिसन इन, प्लीज। मैं आपको माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं, ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है, और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बोल दिया, प्लीज 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 लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। इम्पार्शियल सर, आप जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, आपको मौका दिया, बोला। अगर ये हम क्या यहाँ को खेलने आए क्या? आपने को मौका दिया, आपने बोला, हमारे पास मैंने भी बताया कि मैंने और हर मीटिंग में क्या स्पष्ट किया तो था। आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट, इसका काउंटर भी लाया हूं मैं। I read the ruling, you have not listened, Mr. प्रधानमंत्री को यहाँ माने प्लीज मान्यवर, इसीलिए ये विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी हो करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी माननीय प्रधानमंत्री की तरफ। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेट सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनने। और जब भी ये कह रहे हैं और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और ये बोलता तब तो मैं समझता, खड़गे साहब बोल रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है। और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया, और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मान्यवर, सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी, गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी, और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर तैयबा का कमांडर था, और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में लश्कर तैयबा का हाथ था, इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए,
और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। लश्कर-ए-तोयबा का आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन है। कुछ ही समय के बाद इनके एक आउटफिट टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। मान्यवर, उनके पास से 3 राइफलें बरामद हुई। एक 19M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और 2 AK-47 राइफलें मिली। जिस दिन पहलगांव में घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उस दिन वहां से एनआईए ने खाली कारतूसों को कब्जे लिया था। इनके मारे जाने के पहले ही वो खाली कारतूसों का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक प्रकार से इसकी जन्म कुंडली निकाली थी कि कौन सी राइफल से चले हैं। और जब ये मारे गए, इनके पास से भी जो राइफलें मिली, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में रात को फॉरेंसिक टेस्टिंग कर 100% मिलान हुआ है कि इन्हीं 3 राइफलों का उपयोग किया गया था, जिसमें से 44 कारतूस AK-19M4 के थे और 25 कारतूस AK-47 राइफल के थे। इसलिए अब कोई बहस भी नहीं बची है, कोई शको शुबह भी नहीं बचा है कि इन्होंने मारा था या नहीं था। एनआईए ने बहुत विगत जांच करी है मान्यवर, लगभग 1055 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं। इसके आधार पर इनके रेखाचित्र भी बनाए गए। उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए 2 दिन जिन्होंने इनको आसरा दिया था, वो ढोंक के मालिकों को और उनकी वृद्ध माता को भी पूछताछ करी थी। ये जो मृतदेह मिले आतंकवादियों के, उसका परिचय, उसकी शिनाख्त ये तीनों लोगों ने कर ली है। ये तीनों लोगों ने कहा है कि यही आतंकवादी है जो 21 तारीख को हमारे ढोंक में रुके थे और हमसे खाना लेकर गए थे। तो एक और सबूत हमारे पास आ चुका है। चेहरे का मिलान भी कैमरे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से संतोषजनक रीत से हुआ है। और ये जो सफल ऑपरेशन हुआ मान्यवर, इसलिए मैं सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए के अधिकारी और एफएसएल के विद्वान अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और ये जो ऑपरेशन चला मान्यवर, आईबी द्वारा 22 मई को, मतलब लगभग 1 माह बाद हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। उसके बाद आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और शिनाख्त करी और लगभग 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और फिर एक मीटिंग 4 पैरा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों के अफसरों की हुई और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर,
देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है मान्यवर। एक मान्यवर, आज ये मारे गए 2 दिन पहले, अब बैठे नहीं हैं, चिदंबरम साहब को बैठना चाहिए था। उन्होंने सवेरे मेरे इस्तीफे की मांग के साथ एक प्रश्न उठाया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करा। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, और पाकिस्तानी आतंकवादी थे इसका आपके पास सबूत क्या है? वो पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के जस्टिफिकेशन को चैलेंज कर रहे थे। मैं आज इस सदन के माध्यम से श्री चिदंबरम को पूछना चाहता हूं, आप किसको बचाना चाहते थे? पाकिस्तान को, लश्कर ए तैयबा को, ये आतंकवादियों को? अरे शर्म नहीं आती मान्यवर? और देखिए महादेव करता है तो क्या करता है। जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन ये तीनों आतंकवादी ढेर हो गए, और जवाब तो घटनाक्रम ने दिया। मगर ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने चिदंबरम साहब ने उजागर कर दी। हमारी वोट बैंक के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी नहीं डरेंगे। हमारी वोट बैंक के लिए लश्कर ए तोयबा को बचाने से भी हम नहीं डरेंगे, और हमारी वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को शेल्टर देते हुए, शाब्दिक शेल्टर देते हुए भी हम नहीं डरेंगे। मान्यवर, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और अभी पृथ्वीराज चौहान साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का, और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। और मैं आज यहां से चौहान साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या नाम रखना चाहते थे, क्या नाम रखना चाहते, उसका जवाब दीजिए। मान्यवर, ये पूरी चीजों को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से देखते हैं। चौहान साहब का थ्योरी देखे तो आज हमारी सेना के कई सारे हमारी सेना के डिवीजनों का जो नारा है, युद्ध घोष है, कहीं प्रभु रामचंद्र की जय, कहीं जोश बोले सो निहाल सत श्री अकाल है, कहीं जाट बलवान जय भगवान है, क्या सियावर रामचंद्र की जय है, कहीं पर काली माता की जय है। ये सारे उद्घोष आप नहीं स्वीकारते हो, ये भाजपा ने रखे हुए नहीं है मान्यवर। ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्धघोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और कोई कहता है कि आज ही क्यों मारे गए। अब देखिए साहब, भाई कितना जिंदा रखना चाहते हैं। मैं भी पूछता हूं आज क्यों मारे गए, मैं तो दूसरी सेकंड मार देना चाहता था, मगर इतना सरल नहीं है। जिन ऊंचाइयों पर छुपे हैं, जिस प्रकार की निर्जन जगहों पे 22 दिन तक सीआरपीएफ सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ड्रोन से भेजे हुए खाना खाकर इतनी कठिन परिस्थिति में इनका पीछा कर मारा है, और आप मुहूर्त पूछ रहे हो क्योंकि क्यों नहीं मानना है आज? क्योंकि आज राहुल गांधी का भाषण था। इस तरह से नहीं चलता है मान्यवर।
पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है। इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है। उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है। उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है मान्यवर। मगर हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं मान्यवर। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताना चाहता हूं। 22 अप्रैल को हमला हुआ। 22 अप्रैल को ही मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई। वो विदेश थे। लगभग 2-2:30 बजे के सुमार पे बात हुई। मैं शाम होने से पहले ही श्रीनगर पहुंच गया था। दूसरे दिन सुबह सुरक्षा बैठक उसी रात को कर दूसरे दिन सुबह जहां मृतदेह थे वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया। मान्यवरों, मेरे जीवन का ऐसा दिन है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक 6 दिन की शादी, एक बच्ची ने जिसकी शादी को 6 दिन हुए हैं, वो विधवा होकर हमें पूछती थी कब इसका बदला लिया जाएगा। मान्यवर, सब लोग शुद्ध थे, ना पानी पिया था, ना चाय पी थी, ना पीने की स्थिति थी। मैं मेरे जीवन में वो दृश्य नहीं भूल। आज भी वो दृश्य आ जाता है तो नींद से खड़ा हो जाए, इस प्रकार की वेदना होती है मान्यवर। ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ। धर्म के नाम पर पूछकर चुन कर इनके परिजनों के सामने मरे, छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, वृद्ध मां, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, इस सब के सामने मारा गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर रहेगा। ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। मान्यवर, 23 अप्रैल को, इसके पहले कल भाषण में कहा, वहां पर आज भी बोले, मैं बैठा था कि 24 अप्रैल को मोदी जी चुनावी सभा करने गए थे। हमारे साथी ने जवाब दिया इनका। परंतु मान्यवर, मैं सदन का रिकॉर्ड क्लियर हो इसलिए मोदी जी वो सभा में क्या बोले थे वो कहना चाहता हूं। मोदी जी ने 24 अप्रैल को बिहार की जनसभा में जो कहा था वो चुनावी सभा नहीं थी। वो 140 करोड़ भारतीयों के गुस्से का प्रतिघोष था, जो इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि देश की जनता की भावनाओं को दुनिया के सामने ढंग से रखे। मैं कोट अनकोट उनके भाषण को पढ़ता हूं। माने 22 अप्रैल को पहलगांव का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर हुआ एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकवादियों और इस हमले की साजिश रचने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको बड़ी सजा दी जाएगी। आतंकियों के बीच बची खुची जितनी भी भूमि है उसको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हर एक आतंकवादी और उनकी समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा, उनको दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने के हर प्रयास किए जाएंगे। और आज मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनकी दूरदर्शी, उनका बोला हुआ एक एक शब्द आज सच हुआ है। उन्होंने कहा था आतंकवादियों की बची खुची जमीन मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। साहब, उनके ट्रेनिंग के बाद मिट्टी में मिले हैं, इनके हेडक्वार्टर मिले हैं, उनके लॉन्च पैड भी मिट्टी में मिलकर जमीन दोस्त। उन्होंने कहा कि इनके आकाओं को नहीं छोड़ेंगे।
मैं बाद में लिस्ट पढ़ता हूं, इनको भेजने वालों को भी हमारी सेनाओं ने मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन महादेव ने वो तीनों आतंकवादियों को समाप्त कर दिया, मान्यवर, ढेर कर दिया। एक प्रकार से मोदी जी ने कहा हुआ वाक्य, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना और सभी पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको अपना कर्म का रास्ता बना दिया और कठोर दंड देने का काम किया है। मान्यवर, 23 अप्रैल को ही एक सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई। सीसीएस की मीटिंग में कठोर संदेश देने का काम न केवल पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि भारत की सीमा और भारत की सेना, भारत के नागरिक और भारत की संप्रभुता, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। माननीय उन्होंने तय किया सीसीएस की बैठक में 1960 की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई एक तरफा पाकिस्तान के फायदे वाली सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक लिया जाए। मान्यवर, ऐतिहासिक फैसला है। हम सब वर्षों से मानते थे कि हिंदू जल संधि एक तरफा है, हमारा पानी 80% वहां नहीं जा सकता। मानिए, और वहां तक कि वहां से गाद निकालने की भी परमिशन, उनकी कैनाल बनाने के पैसे भी भारत ने भेजे। और मान्यवर, ये पानी पर अधिकार है भारत के किसानों। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का पीने का पानी अब कुछ ही समय में सिंधु के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचेगा। एकीकृत जांच चौकी अटारी की जो चल रही थी, उसको हमने बंद कर दिया। सार्क वीजा समाप्त कर दिया। 24 घंटे में सारे पाकिस्तानी नागरिकों को हमने वापस भेजना शुरू कर दिया। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया और दोनों उच्चायोग में स्टाफ को कम करा दिया गया। 55 से घटकर 30 करा दिया। और सीसीएस ने संकल्प लिया कि भेजने वाले और कृत्य करने वाले दोनों को दंडित किया जाएगा। इसके लिए सेना को खुली छूट देने का काम सीसीएस ने। ये पूछ रहे थे कल, क्या हुआ, कैसे हुआ? सीसीएस के फैसले जो है वो मीडिया में आए थे, मगर उनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि सारे जो फैसले लिए वो उनके द्वारा किए हुए निर्णयों को रद्द करने के और उनकी नीतियों के खिलाफ जो निर्णय हुए वो है। मान्यवर, 30 अप्रैल को सशस्त्र बलों को ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया कि रक्षा मंत्रालय और सेना दोनों मिलकर तय करेंगे टारगेट क्या होगा, तरीका क्या होगा, स्थान क्या होगा और समय क्या होगा। और इसको हमारे सेना के जवानों ने इसको बहुत बखूबी निभाया। मान्यवर, मैं तीनों सेनाओं को इस सदन के इस चर्चा में बहुत बहुत सम्मान के साथ साधुवाद देना चाहता हूं। 7 मई को रात को 1:04 पर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कम से कम 100 लोग मरे, 100 से ज्यादा मरे, मगर कम से कम 100 मरे हैं। और मान्यवर, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, हमारी सेनाओं ने। और मान्यवर, हमने तुरंत ही उनको सूचना दे दी थी। हमने उनको बताया मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के महमूना जाया कैंप सियालकोट, शारजाल कैंप सियालकोट,
सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाल कैंप बिम्बर्ग और अब्बास कैंप कोटली, उसको हमने समाप्त कर दिया है, तोड़ दिया है। और ये हमारे आत्मरक्षा के अधिकारों को उपयोग करते हुए कहा है, हमारी कार्यवाही समाप्त हुई है। मैं बाद में आता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई नहीं। मानो हमने तो हमला किया था आतंकवादी अड्डों पर, उनके हेडक्वार्टर पर, उनके संगठनों पर, उनके ट्रेनिंग कैंप पर, उनके लॉन्चिंग पैड पर, और हमारे आतंकवाद के ऊपर ये हमले को पाकिस्तान अपने पर का हमला समझ बैठा। और उन्होंने 8 मई को अपने रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की। हमारे सेना के इंस्टॉलेशन पर मिसाइल शो, ड्रोन फेंके, कोई पहुंच नहीं पाया, मगर नदी की सीमा में गोलीबारी से निर्दोष नागरिक जो घूम रहे थे वो हताहत हुए। मान्यवर, फिर भी भारत ने संयम रखा। उन्होंने गुरुद्वारा तोड़ा, हम कुछ नहीं बोले, उन्होंने मंदिर तोड़ा, कुछ नहीं बोले। भारत ने तय कर लिया कि हम इसका जवाब उनकी रक्षा की क्षमता को क्षीण करने के लिए, कम करने के लिए करें। और इसलिए 9 मई को भारत की सेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, इनके डिफेंस इंस्टॉलेशन और एयरबेस। 8 एयरबेस नूर खान, मुरीद, सरगुर्दा, रफीकी, रहम यार खान, जकोबाबाद, सुक्कुर, भोलारी, 6 रडार सिस्टम सुक्कुर, लाहौर, आरिफवाला, चुनेन, जकोबाबाद और नयाचौर, और सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल्स की सिस्टम लाहौर और ओकारा की। पाकिस्तान ने हमले के बाद मान्यवर लड़ने की स्थिति में ही नहीं था। ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसके कहने पर समाधान हुआ। किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए, और इसको भी राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने आशंका की कि कौन मरा वहां। मानवर, उनको मालूम नहीं है। उनके समय में जो जघन्य आपराधिक घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं हुई, वो घटना को घटाने वाले आतंकवादी हमें पूछते थे। मुझे तो कई लोगों ने पूछा कि भाई 90 दिन हुए क्या हुआ, 95 दिन हुए क्या हुआ, रोज 5 फोन आते थे। मगर उनके समय में जो बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हुई थी, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर मुंबई पर हमले की, उसके आरोपी आतंकवादी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर। हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद का प्रमुख, मौलाना मसूद का बड़ा बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा का प्रभारी, मोहम्मद हमजा जमील जैम और ऑपरेटिव मसूद अजहर का भतीजा, मोहम्मद यूनुस अजहर जैसे मोहम्मद का अमीर, मोहम्मद हसन खान जैम ऑपरेटिव, मोहम्मद हसन वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जैम का वास्तविक प्रमुख अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोमान मलिक, ये सारे इतने घायल हुए हैं कि अब कुछ कर नहीं सकते। मान्यवर, ये जो हमला हुआ वो उन्होंने इनके दिल पर हमला किया है, आतंकवाद के दिल पर पहली बार प्रहार किया। मान्यवर,
पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी। एक प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में थी। मेरे जैसे लोग तो मानते हैं कि हमारी भूमि पर ही हमने हमला किया था, क्योंकि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर इस सदन के द्वारा स्वीकारा हुआ संकल्प है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। मगर पहली बार पाकिस्तान की सरहद में जाकर हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है और आतंकवादियों के अड्डों को, उनके ट्रेनिंग कैंप को और उनके लॉन्चिंग पैड्स को खत्म करने का काम किया है। मान्यवर, ये चिदंबरम साहब कल भाषण में बोले कि ये नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक था। चिदंबरम साहब यहां है नहीं, मगर मैं उनको जवाब देना जरूर चाहता हूं कि चिदंबरम साहब, अगर 65 की लड़ाई निर्णायक थी क्या, तो फिर टेररिज्म क्यों फैला? 71 की लड़ाई निर्णायक थी क्या, तो टेररिज्म क्यों फैला? और अनेक बार जो कार्यवाही हुई वो निर्णायक थी क्या? मान्यवर, जब तक दुश्मन या तो डर नहीं जाता या सुधर नहीं जाता, कभी निर्णायक अंत नहीं आएगा। मान्यवर, इतने सालों तक उनको डराने की, दंडित करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। क्यों डरेंगे वो? हम तो डोजियर पर डोजियर भेजते रहे, कभी उनको जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और ऑपरेशन सिंदूर, खौफ पैदा हो गया है। मुझे मालूम नहीं, मेरे पास सूचना नहीं, रात को भी जब जाते होंगे, स्वप्न में हमारी मिसाइल से दिखाई पड़ती होगी। ये डर से ही शांति होती है, ये सुधरने वाले लोग नहीं है मान्यवर। मगर चिदंबरम साहब कहते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत क्या है? चिदंबरम साहब, सबूत तो हमारी एजेंसियों ने ढूंढ लिया। अब आप क्या बोले थे, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं, 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। मैं चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप डट डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था हमारी उड़ीसा कार्यकारिणी में, भुवनेश्वर कार्यकारिणी में। अब ये 5 साल गिन लो तो 15 तो हो ही गए और 15 भी हो जाएंगे। मान्यवर, भारतीय सेना के लिए कभी भी इन्होंने तैयारियां नहीं की। चीन के कई जवानों ने चीन की लड़ाई के बाद लिखा, हमारे पास बंदूक छोड़िए, कारतूस छोड़िए, नमक, चीनी और माचिस भी उपलब्ध नहीं थी। घनघोर ठंड में पहनने के लिए हमारे लिए ठंड के कपड़े भी नहीं थे। मान्यवर, आज वही सेना ब्रह्मोस से लैस है, आकाश उनके मिसाइलों को तोड़ देता है। मान्यवर, और पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम हमारी सेना आधे घंटे में उसको मलबे में बदल कर रख देती है। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी के शासन में, मोदी जी के शासन में 11 साल में परिवर्तन, गोली नहीं बना पाते थे।
मैं बाद में बताता हूं। लाखों करोड़ों का सामान हम बना रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सेना का काफी सारा कई सारी चीजें हमने ब्लैकलिस्ट कर दी, इंपोर्ट नहीं कर सकते। और R&D के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सेना और पूरे देश को मोदी जी की ये पहल पर, आत्मनिर्भर भारत के गर्व पर और हमारे सेना के जवानों का हथियार उनको ऐसा देना चाहिए, इस बात की चिंता पर देश और सेना मोदी जी पर गर्व कर सकती है। मान्यवर, हमने जो नमक, चीनी और माचिस नहीं थी, ऐसी सेना से 11 साल में 22 मिनट में ही आतंकवादियों का काम तमाम कर देने वाली, तकनीक से सज्ज, वीर, सटीक इंफॉर्मेशन वाली और बताए हुए लक्ष्यों को पूरा करने वाली सेना का मान्यवर निर्माण किया है। मान्यवर, ये हमला, कल्पना कर लीजिए कांग्रेस के राज में हुआ होता तो क्या होता। अभी तो भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तीनों ने क्लीन चिट देने में 100 दिन लगा दिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाकिस्तान को तुरंत क्लीन चिट मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय की जगह विदेश मंत्रालय काम करता। रातों रात जेरॉक्स मशीनों पर डोजियर तैयार होते, डोजियर वहां भेजते थे और फिर चर्चा करते शर्म अल शेख में, और कुछ नहीं करते साहब। और ये हमें सवाल पूछ रहे, कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद के बारे में सवाल पूछने का। मान्यवर, इस देश के अंदर आतंकवाद फैला, पनपा, बढ़ा तो इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की सरकारों की लचर और तुष्टीकरण से युक्त वोट बैंक की राजनीति रही है। मान्यवर, और आज हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा नेतृत्व है जो ब्रह्मोस मिसाइल्स भेजता है, डोजियर नहीं भेजता है। मान्यवर, और नेतृत्व सम्मानीय मोदी। मान्यवर, ये संघर्ष विराम के लिए भी कई सारे कह रहे हैं। मैंने कल सुना रहा, पीओके क्यों नहीं लेंगे, इतना उछल उछल कर बोलते थे। और ये यहाँ पर काफी विद्वान लोग बैठे हैं, इनको कुछ संसद की मर्यादा, संसद में बात करने का तरीका, मतलब वास्तविक चीजें बोलने की पद्धति कुछ नहीं सिखाते। मान्यवर, मैं आज पूरे देश के सामने बात करना चाहता हूं। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं था। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 के चैप्टर 7 के तहत हमने आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग का जो हमारा अधिकार है उसको उपयोग किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला किया, हमारे निहत्थे नागरिकों को मारा, और इसके जवाब में आतंकवादियों की पूरी इकोसिस्टम तोड़ने का हमारा अधिकार है, जो विश्व के सभी देशों ने हमारे अधिकारों को स्वीकारा है। वो अधिकार का हमने उपयोग किया था। और जब पाकिस्तान ने ही कहा कि हमें संघर्ष नहीं करना है, तब हमने इसको स्वीकारा। और कहते थे, मैं बाद में बताऊंगा मान्यवर, वो हमें कहने लगे कि भाई क्यों करा, ये ले लेते, वो ले लेते। मैं बाद में जब आपके समय में जो घोषित युद्ध हुए, ये तो घोषित युद्ध नहीं था मान्यवर, मगर घोषित युद्ध हुए कांग्रेस के समय में, इसमें आपने क्या किया है वो बाद में मैं मान्यवर बताता हूं। उसके पहले मैं आतंकवाद के परिदृश्य पर, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद का परिदृश्य और देश का परिदृश्य, इस पर बताना चाहते हैं। मान्यवर, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा शासन भी कांग्रेस और उनके साथियों ने देश पर किया है। उनके समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 नासूर मिले आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से। पहले कश्मीर का आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद, ये 3 नासूर मिले।
और 30 से 40 वर्ष तक ये नासूर भारत की धरती को रक्त रंजित करते रहे। न जाने कितने लाल हमारे सेना के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के मारे जाते रहे, शहीद पर शहीद होते। न जाने कितने निर्दोष किसान, न जाने कितने निर्दोष नागरिक आतंकवाद, इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद की भेंट चढ़े, मगर कुछ नहीं हुआ। आज मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कश्मीर के उग्रवाद के बारे में बाद में आता हूं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद दोनों क्षेत्र में हिंसा में 75% की कमी लाने का काम नरेंद्र मोदी। मैं इस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आज ये विषय नहीं है, परंतु कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद था वो मैं इस पर जरूर बोलना चाहता हूं। मान्यवर, इसका कारण क्या था? इसके कारण के मूल में जाना चाहिए। जब से कश्मीर का सृजन हुआ, धारा 370 बनाई गई। किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। इसका समर्थन और इतने लंबे समय तक किसने चला? कांग्रेस ने चला है। मान्यवर, इसका स्वरूप क्या था? धारा 370 और 35 से क्या कहती? कश्मीर का एक अलग ध्वज होगा, कश्मीर का एक अलग संविधान होगा और 5 अगस्त 2019 तक ये अलग ध्वज और अलग संविधान चलते रहे। हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस धारा 370 के लिए अपना बलिदान देने का काम किया, उनकी हत्या की। और क्या हुआ? इससे हमेशा अलगाववाद को पोषण मिलता रहा कि हम भारत के बाकी राज्यों जैसे नहीं हैं, हमें कुछ और मिल सकता है, हमारा तो संविधान अलग है, हमारा राष्ट्र ध्वज अलग है। तो हर युवाओं को बरगाले, उनको उकसाने का मौका हमने पाकिस्तान को। और कश्मीर के अंदर पहले अलगाववाद की बात हुई, फिर आजादी की बात हुई और वो ही आतंकवाद का मूल बना मान्यवर। और इसके बाद धार्मिक कट्टरता बढ़ाने वाले सारे संगठन इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण चलते रहे। मान्यवर, जमायत-ए इस्लामी, कई सारे संगठन जो बच्चों में, युवाओं में, किशोरों में धार्मिक कट्टरता पर बढ़ाते रहे, अलगाववाद बढ़ाते रहे, चलने दिया, चलने दिया, चलने दिया। बैन लगाएंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मान्यवर, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने टेरर ग्रुप बनाए और ये टेरर ग्रुप के प्रवक्ता, इसका नाम है हुर्रियत